हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल की वर्कशीट नंबर 27, जिसके अंदर हम आज टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है जलवायु, यानी कि मौसम और जलवायु के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आपकी 5 सितंबर की जो वर्कशीट है वो है, ठीक है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रस्तावना। आमतौर पर हम मौसम और जलवायु शब्द को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। नॉर्मल लिविंग में क्या होता है, या नॉर्मल लोग क्या करते हैं, मौसम और जलवायु को एक जैसा ही देखते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ का मौसम ऐसा है, भी अगर तूने वहाँ पे जाना है तो ठीक है, वहाँ पे मौसम ऐसा रहता है। तो वो मौसम और जलवायु क्या होते हैं, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक लंबे समय का जो मौसम है, अगर हम उसका एवरेज ले लेते हैं, उसकी औसत ले लेते हैं, तो वो जलवायु बन जाता है। एक लंबे समय तक, यानी कि 30 से ज़्यादा सालों पे, 40 साल, 50 साल, 100 साल का जो एक एवरेज अगर हम ले लेते हैं किसी जगह के मौसम का, वो जलवायु बन जाता है। और मौसम क्या होती है, डेली हमारे पास आती है, ठीक है, डेली का होता है मौसम। एक जगह मतलब एक दिन के अंदर भी बदल सकता है, पर जो जलवायु है वो नहीं बदलती। वो हो सकता है कि कई लंबे समय तक बनी रहती है, हो सकता है कहीं पे थोड़ी बहुत जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है, विद इन कई सालों के बाद में जो है वो चेंज हो सकती है, उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस को देखते हुए, भूगोलिक और उसकी वातावरण की जो कंडीशंस हैं उनको देखते हुए। तो हम देख लेते हैं इनके अंदर अंतर क्या है। तो सबसे पहले देखो, मौसम क्या होता है, एक समय विशेष में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को उस स्थान का मौसम कहते हैं। जैसे एक विशेष समय पे यानी कि मान लो हम आज के दिन की बात करते हैं, तो आज के दिन की बात में हमें क्या बताया जाता है कि दिल्ली में भारी बारिश होगी, ठीक है, वो है मौसम, ठीक है। एक किसी भी क्षेत्र का वायुमंडल की अवस्था एक टाइम के ऊपर 24 घंटे जो हमने ले लिया कि आज के दिन बारिश होगी। अब जलवायु क्या होती है, किसी विशाल क्षेत्र की। अब बड़ा क्षेत्र इसके अंदर आता, मौसम छोटे छोटे, मैंने दिल्ली बोला सिर्फ। अब विशाल क्षेत्र आएगा तो उसमें आता कि भारत की जलवायु, अब पूरे भारत को लिया जा रहा है वहाँ पे। किसी विशाल क्षेत्र में लंबी अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं के कुल औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। यानी कि 30 साल, 40 साल, 50 साल में क्या कर लिया जाता है, उनके मौसम को लगातार ऑब्जर्व किया जाता है, उसका अवलोकन किया जाता है, और उसके बाद में बताया जाता है कि यहाँ की जो जलवायु है वो ऐसी है। ये क्या होता है, एक सीमित क्षेत्र का होता है, जो मैंने अभी बताया कि एक शहर का हो सकता है, एक गांव का हो सकता है, एक मोहल्ले का हो सकता है, ठीक है, एक किसी छोटे राज्य का भी हो सकता है, ठीक है। पर एक पूरे देश की या कई सारे देशों की जब बात की जाती है तो वहां पे क्या होता है, जलवायु होता है। मौसम जो होता है पल प्रतिपल या कभी भी बदल सकता है, ठीक है, पर जलवायु जो होती है वो लंबे समय तक एक जैसी रहती है। मौसम का क्या होता है कि दिन में कई बार बदल सकता है, बादल हैं तो बारिश भी आ सकती है, बारिश होते होते धूप निकल सकती है, उसके साथ हवा चल सकती है, तो बदल सकता है। पर जलवायु जो होती है वो ऐसे नहीं बदलती, लंबे समय तक एक जैसी रहती है वो। उसके बाद है उदाहरण, एक ही दिन में हमारे आसपास कभी धूप, कभी आंधी, तो कभी बारिश का मौसम बन जाता है। पर अब उदाहरण इसका लेते हैं तो कलेक्टिवली बोला जाता है कि भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी है, यानी कि मानसूनी तरह की है। अब ये नहीं है कि कई जगहों पे बारिश बहुत कम होती है, जैसे राजस्थान या गुजरात के कुछ एरियाज अगर हम ले लेते हैं तो वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तो अब ये थोड़ी बोलेंगे कि उनके जलवायु को अलग लेके चलेंगे। एक कलेक्टिव डिसीजन बनाया जाता है, सबको इकट्ठा रख के एकीकृत करके निकाला जाता है कि हाँ कि भारत है या कोई भी जो देश है उसकी जलवायु जो है वो ऐसी है, ठीक है। उसके बाद मौसम और जलवायु को जो तत्व होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर वो निर्भर करता है, वो क्या होते हैं। एक तो तापमान, किसी भी जगह का तापमान उसकी जलवायु को बताता है। तापमान ज़्यादा है तो जलवायु कुछ और होगी, मौसम कुछ और होगा। तापमान कम है तो जलवायु और मौसम कुछ और होते हैं। वायुमंडलीय दाब भी इसके अंदर अपनी अहम भूमिका निभाता है। पवन, हवा चल रही है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है मौसम के ऊपर। और जलवायु के ऊपर आर्द्रता यानी कि नमी, ठीक है, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, और वर्षण यानी कि वर्षा कितनी होती है वहाँ पे, उसके हिसाब से जो जलवायु है, यानी कि किसी भी जगह का मौसम और जलवायु किन आधारों पे बताया जाता है, वहाँ का तापमान देख के बताया जाता है। न्यूज़ के अंदर आप सुनते हो कि आज दिल्ली में जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, ठीक है। या ऐसे बोला जाता है कि आज धूल भरी आंधियों के साथ बरसात भी हो सकती है, ठीक है। तो काफ़ी सारी धूल भरी आंधियाँ और सब कुछ आपको बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद में है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो मैं एक एक करके आपको सारा बताती हूँ, आप इसको देखना। पहला है अक्षांश, ठीक है। दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई। तीसरा है समुद्र के तट से दूरी। चौथा है वायुदाब और पवन तंत्र। उसके बाद में महासागरीय धाराएं, और उसके बाद में है उच्चावच यानी कि स्थल आकृति, पर्वत, पठार या मैदान। अब सबसे पहले अगर बात करते हैं अक्षांश की, ठीक है। अक्षांश में क्या होता है, आपने पोलर बियर्स देखे होंगे,
ठीक है। पोलर बियर्स क्या होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं और मेनली वो बर्फ के ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो पोलर बियर यानी कि जो भालू होते हैं वहाँ पे रहने वाले, उनको पोलर क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो ध्रुवों के ऊपर रहते हैं, पोल के ऊपर रहते हैं, ध्रुवीय भालू जो होते हैं, ठीक है। ध्रुवीय भालू क्योंकि वो ध्रुव के ऊपर रहते हैं। अब वो बर्फ में रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि ध्रुवों पर साल भर ठंड होती है। अब क्यों होती है, क्योंकि जब भी हम विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाते हैं, मतलब हम जो हमारा एक हिस्से से, मतलब लेफ्ट से राइट, दाएं से बाएं जब चलते हैं, उसको अक्षांश वाली अगर हम बात लेते हैं तो वो कहते हैं। तो विषुवत वृत्त से, ठीक है, सर्कल जो है हमारा, वहां से ध्रुवों की ओर अगर हम जाते हैं तो सूर्य ताप जो है वो कम होती जाती है, सूर्य की जो किरणें हैं वो वहां पे कम जाती है। इसके लिए उनका जो तापमान है वो घटता है और तापमान घटने के कारण वहां पे बर्फ गिरती है। इसीलिए वहां का जो वातावरण होता है या वहां पे जो जलवायु होती है वो ठंडी होती है और वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं, पोलर बियर्स जो व्हाइट कलर के होते हैं, बहुत ही सुंदर से, ठीक है। वो रहते कहाँ, किसके ऊपर है, बर्फ के ऊपर रहते हैं। आपने ना टीवी के अंदर एक ऐड देखी होगी, शायद एशियन पेंट्स की आती है, पता नहीं किसकी आती है, उसमें एक भालू को रखा होता है, वो भालू उदास सा दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि उसको व्हाइट कलर नहीं दिख रहा होता, वो बर्फ में रहता है ना, तो उसको व्हाइट कलर की आदत होती है, उसको वहीं पे रहना होता है, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, फिर वो पेंट करते हैं और वो पेंट क्या होता है, बिल्कुल व्हाइट होता है, बिल्कुल, ठीक है, चकाचक होता है, बिल्कुल बर्फ जैसा व्हाइट जो है वो होता है। तो उसको फिर ऐसा लगता है कि ये बर्फ है, तो वो खुश हो जाता है, ठीक है। सो ऐसी मतलब एक फिनोमिना होता है, कुछ एड्स जो होती हैं उनमें अच्छी चीज़ें भी दिखाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में समुद्र तल से ऊंचाई। अब कोई जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं, मतलब कोई जो है नीचे जो है वो निचले क्षेत्र होते हैं, कई ऊपर वाले क्षेत्र होते हैं। तो जैसे ही हम समुद्र तल से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये उसका ग्लोब है, कोई जो है वो देश यहाँ पे है और कोई देश जो है वो यहाँ पे है। तो ऐसे जब हम ऊपर जाएंगे तो दोनों की जलवायु के अंदर फर्क होगा। यहाँ पे जो जलवायु होगी वो थोड़ी गर्म होगी, थोड़ी नॉर्मल टाइप होगी, यहाँ पे जो होगी वो ठंडी होगी, ठीक है। जैसे भारत और कनाडा की बात अगर हम करते हैं, भारत और कनाडा के अंदर क्या होता है कि कनाडा जो है वो थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है भारत से और भारत थोड़ा सा उसके नीचे होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कनाडा के अंदर जो है वो ठंड ज़्यादा होती है भारत के कंपैरेटिवली, और भारत में गर्मी और सर्दी जो है वो आती जाती, मतलब कुछ महीने गर्मी होती है, कुछ महीने सर्दी होती है और कुछ महीने एक जैसा मौसम जो पाया जाता है। समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, वायुमंडल की सघनता कम होती है, यानी कि आपने ये चीज़ सुनी होगी कि जैसे वो माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं तो ऊपर की हवा की जो संघनता है, घनत्व जो है वो कम होता जाता है, इसलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं, ठीक है। तो वो कम होने के कारण क्या होता है, तापमान भी घट होता है, तापमान भी कम हो जाता है। यही कारण है कि गर्मियों में भी पर्वतीय इलाके जो है वो ठंडे होते हैं। अब आप देखो, शिमला चले जाओ, जम्मू एंड कश्मीर चले जाओ, तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे ठंडी रहती है, वहाँ पे गर्मी नहीं आती है, ठीक है। जितनी हमारी राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा यहाँ पे देखने को मिलती है, इतनी गर्मी उधर नहीं आती है, क्योंकि वो पर्वतीय क्षेत्र है, ऊपर की तरफ है थोड़े से हमसे, ठीक है। एक चंडीगढ़ टू हिमाचल रोड जाती है, वो देखने में ही पता लगता है, वो हो बहुत ऊंचाई के ऊपर से जो है वो देखने को मिलती है। मतलब जब आप चंडीगढ़ से हिमाचल की तरफ जाते हो ना, तो वो रोड ऊपर 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 उठती जाती है, ठीक है। उसके बाद है समुद्र तट से दूरी। समुद्री हवाएं तापमान को सम रखने में सहायक होती हैं। समुद्र तट से दूरी होने पर समुद्री हवाओं का प्रभाव कम होता जाता है, इसलिए तापमान बढ़ता है। देखो एक चीज़ है, अगर मैं बात करूं किसकी, जो तटीय क्षेत्र है हमारे पास, जैसे केरल हो गया या मुंबई जो तट के ऊपर है हमारी, ठीक है, या जो गुजरात का गोवा हो गया आप मान लो, ठीक है, तो वो क्या तटीय क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र यानी कि समुद्र के आसपास वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पे जो जलवायु होती है ना समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में, वो सम जलवायु होती है, मतलब एक जैसी रहती है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, नॉर्मल, ठीक है, जैसे मुंबई में होता है, ठीक है। बट जैसे जैसे हम समुद्र से दूर आते जाते हैं ना, जैसे मान लो हम दिल्ली आ गए, गोवा से दिल्ली आ गए, तो अब गोवा और दिल्ली के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो उतना ही हम क्या हो गए, समुद्र से दूर हो गए। जितना हम समुद्र से दूर होते जाते हैं उतनी जो जलवायु के अंदर विषमता आती जाती है। विषमता यानी कि अगर गर्मी होगी तो बहुत ही गर्मी होगी, अगर ठंड होगी तो बहुत ही ठंड होगी। आप देखते हो पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में क्या होता है, या राजस्थान के कुछ हिस्सों में गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आजकल टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना शुरू हो गया है, और सर्दी होती है तो बहुत ही ठंड होती है, 3-3 स्वेटर्स डालनी पड़ती हैं एक साथ, ठीक है। तो एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाती हैं। उसके बाद में वायुदाब और पवन तंत्र। वायुदाब और पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। ऊंचाई कितनी है किसी की, ठीक है, उसी के ऊपर जो वायुदाब है वो निर्भर करेगा। हवा के दबाव कितना है वो उसी के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ऊपर ऊपर जैसे हम जाते जाते उसकी डेंसिटी कम होती जाती है, सघनता कम होती जाती है, ठीक है। तो वो डेंसिटी होती क्या हमारे
हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम जो हम लेके चलते हैं, और उसका जो फोर्स होता है, दबाव होता है, उसके साथ भी रिश्ता होता है, वो साइंस की बात है। पर वायुदाब और पवन तंत्र जो है वो अक्षांश और ऊंचाई के ऊपर निर्भर करता है। तापमान अधिक होने पर वायुदाब कम हो जाता है और तापमान कम होने पर वायुदाब ज़्यादा हो जाता है। तापमान अधिक पर वायुदाब कम है और तापमान ज़्यादा पर तापमान कम पर वायुदाब अधिक होता है और तापमान अधिक पर वायुदाब कम होता है। मतलब तापमान ज़्यादा है तो वायुदाब कम है, तापमान कम है तो वायुदाब अधिक है। उसके बाद में महासागरीय धाराएं। अब क्या होता है ना, देखो महासागरीय धाराएं दो तरह की धाराएं होती है, एक तो गर्म और एक ठंडी। तो जैसे धारा उस महासागर के अंदर आती है, उस समुद्र के अंदर आती है, वैसा ही वो अपने आसपास के जो लोग रह रहे होते हैं या अपने आसपास के क्षेत्र का तापमान कर देता है। महासागरीय धाराओं के गर्म या ठंडा होने के हिसाब से उसके तटीय क्षेत्रों का तापमान भी ठंडा या गर्म हो जाता है। ठीक है, अगर ठंडी आएगी तो ठंड हो जाएगी वहां पे, अगर वो धारा गर्म आएगी तो वो गर्म हो जाएंगे। उसके बाद में उचावच, उचावच यानी कोई स्थल आकृति पर्वत, पठार या मैदानों के अंदर जो रहते हैं। किसी स्थान पर ऊंचे पर्वत गर्म या ठंडी वायु की गति को अवरुद्ध कर सकते हैं और जल वाष्प वाले वायु के मार्ग को रोककर वर्षा करवा सकते हैं। आप एसएसटी में कई जगह पे पढ़ते हो कि बारिश कब आती है, जब ये पहाड़ है, इधर से बादल आया है, इससे टकराया है, यहाँ पे वायु का दाब कम होता है, तो इससे क्या होती है, ये बारिश आनी शुरू हो जाती है। तो पहाड़ जो ऊंचे पर्वत हैं, ठीक है, या जो पठार वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, जो ठंडी हवाएं उनको रोकने का काम भी करते हैं और कई जगह पे जो बारिश है वो करवाने का काम भी करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में देख लेते हैं, इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जलवायु से आप क्या समझते हैं और जलवायु के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो कुछ लंबे समय तक एक औसत मौसम को उस जगह की जलवायु कहा जाता है। किसी क्षेत्र के मौसम का औसत निकालने पर उसके कई वर्षों के मौसम का इतिहास जानना होता है। इसे 15 या 30 वर्ष या ऐसे ही किसी लंबे अंतराल को लेकर हम उस क्षेत्र की जलवायु को समझते हैं। मौसम के तत्व मुख्य औसत वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दबाव, बादल और हवा के स्तर हैं। ठीक है, मौसम नहीं, आप यहाँ पे जलवायु कर लेना। वैसे तो दोनों के एक ही होते हैं, जैसे हमने वर्कशीट में पढ़ा, पर आपको जलवायु के पूछे ना तो यहाँ पे जलवायु कर लेना। ठीक है, ये तत्व उन परिस्थितियों को बनाते हैं जिनके साथ एक निश्चित क्षेत्र के प्राणी जो है वो निर्वाह या विकास करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि केरल और दिल्ली की जो जलवायु है उसमें इतना अंतर क्यों है। तो आप इसको यहाँ पे लिखिए, साथ साथ मैं साथ साथ आपको समझाती हूँ। समुद्रों की जो निकटता होती है, देखो केरल जो होता है वो एक तटीय राज्य है। ठीक है, कोस्टल एरिया है, ठीक है, तट के ऊपर है समुद्र के, तो वहाँ पे समुद्र क्या करेगा, और दिल्ली जो है वो समुद्र से दूर है। तो समुद्र में जैसी धाराएं आती है वैसा वो अपने आसपास के क्षेत्र का तापमान कर देता है। अगर गर्म धाराएं आएंगी तो गर्म कर देगा, अगर ठंडी धाराएं आएगी तो ठंडा कर देगा। तो समुद्र के आसपास के जो तटीय इलाके होते हैं वहाँ पे जो जलवायु है वो सम जलवायु है वो पाई जाती है। वैसे जब हम समुद्र से दूर आते जाते हैं तो जो जलवायु होती है वो विषम होती जाती है। विषम यानी कि एक्सट्रीम, तापमान जो है वो एक्सट्रीम होता जाता है। कैसे, अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड होगी और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। ठीक है, तो देखो समुद्रों की निकटता और दूरी जलवायु को प्रभावित करती है। जो क्षेत्र समुद्र के निकट होते हैं उनकी जलवायु सम रहती है और जो स्थान दूर होते हैं वहाँ तापमान विषम पाए जाते हैं। सागरीय धाराएं निकटवर्ती स्थानीय भागों को प्रभावित करती हैं। ठंडी धाराओं के निकट के क्षेत्र अधिक ठंडे और गर्म जल धारा के निकटवर्ती तट उष्ण रहते हैं। समुद्रों का प्रभाव जलवायु को विशेष प्रभावित करता है। केरल के समुद्र के निकट है, एक तटीय राज्य है, वहीं दिल्ली समुद्र से काफ़ी दूर है, इसलिए इनकी जलवायु में इतनी विभिन्नता जो है वो पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है तीसरा, अक्षांश किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करते हैं। विश्व के मानचित्र में पर भारत और कनाडा की जो स्थिति है उदाहरण देख के समझाएं। देखो क्या होता है, धरातल पर ताप का वितरण अक्षांश के अनुसार होता है। ठीक है, पृथ्वी पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा सूर्य की किरणों के कोण पर निर्भर करती है। सूर्य ताप की मात्रा किरणों के अनुसार बदलती रहती है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, अतः इन क्षेत्रों का तापमान अधिक रहते हैं, जैसे हम हैं। ठीक है, ध्रुवों पर जो किरणें हैं वो तिरछी रहती हैं, अतः किरणों को धरातल तक पहुंचने के लिए वायुमंडल के अधिक भाग को पार करना पड़ता है। अंदर जो ध्रुव होते हैं उनका जो सूर्य ताप होता है वो कम होता है। तो अब जो होता है ना, बात अगर करते हैं भारत के मानचित्र पर कनाडा की, तो कनाडा जब मान लो ये हमारा ग्लोब है, भारत अगर यहाँ पे है ना तो कनाडा यहाँ पे है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास क्या होता है, अक्षांश बदल रहा है ना, अक्षांश बदल रहा है, ऊपर जा रहे हैं, पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो पोल्स की तरफ क्या होता है, ध्रुवों की तरफ क्या होता है, तापमान कम होता है। इसीलिए कनाडा का तापमान जो है वो भारत के मुकाबले कम है, वहाँ पे अधिक ठंड जो है वो पाई जाती है। ठीक है,
उसके बाद है जुलाई और अगस्त के महीने की दिल्ली की तापमान और वर्षा के अधिकतम, न्यूनतम और औसत की गणना करके एक चार्ट बनाइए। तो मैंने एक टेबल बनाया है बच्चे, ये ना एक जगह से दूसरी जगह पे वेरी कर सकता है क्योंकि अलग अलग चैनल्स अलग अलग चीज़ें बताते हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो मैंने काफ़ी सारी जगह पे देखा, सब कुछ अलग अलग ही है, तो मैंने कुछ जो उसके डाटा है वो उठाए हैं। तो जुलाई में जो अधिकतम तापमान हमारा है वो 35.2 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम कितना रहा था 27 डिग्री सेल्सियस, औसत तापमान हमारा है 31.1 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम बारिश या वर्षा जो हुई है वो 253.4 मिलीमीटर हुई है, यानी कि 253.4 मिलीमीटर। न्यूनतम वर्षा यानी कि कम, मिनिमम जो बारिश है वो कितनी हुई है 3.7 मिलीमीटर, और औसत वर्षा जो है वो पूरे महीने की मिला के 180 मिलीमीटर हुई है। ठीक है, अगस्त के अंदर जो तापमान है वो 33.6 डिग्री सेल्सियस रह गया, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस ही है, औसत तापमान जो है वो 29.8 डिग्री सेल्सियस है, थोड़ी गिरावट इसके अंदर दर्ज की गई है। अधिकतम बारिश 253.4 मिलीमीटर ही ली गई, मिनिमम जो है, न्यूनतम जो वर्षा है वो 3.2 मिलीमीटर हुई, और एक एवरेज जो हमने निकाली वो 172.7 मिलीमीटर जो है वो निकल के आती है। तो यहाँ पे क्या है कि बारिश के दिन कम थे अगस्त के अंदर, यानी कि कम दिनों में बारिश हुई है, पर जब हम औसत निकालते हैं ना तो पूरे महीने में जितने दिन होते हैं उससे हमें भाग करना होता है। ठीक है, तो वैसे तो अगस्त के महीने में काफ़ी बारिश हुई है, पर पूरे अगर महीने की बात करते हैं तो उसकी जो औसत आती है वो 172.7 मिलीमीटर आती है। ठीक है, तो ये जो डाटा है ये एक से दूसरे मतलब यूट्यूब चैनल पे भी वेरी कर सकता है। आप गूगल पे सर्च करने जाओ, आप सर्च करके देख लेना, मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो बारिश का और तापमान का जो डाटा है उसको सर्च करके देख लेना, आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, हर जगह पे मिलेंगी। तो आप इसको यहाँ पे पोज करके लिख लो। उसके बाद में ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसको यहाँ पे पोज करके लिखें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको लिख लें। क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से इसको भी पोज करके दोनों को लिख रहे हैं, स्टार्टिंग से ही है वो। ठीक है, सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट 27 खत्म होती है।